नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज मैं आपको क्राइम इन्वेस्टिगेशन की दो ऐसी केस स्टडीज सुनाऊंगा जो वाकई बहुत अच्छी हैं और जिन्हें सुनकर आपको पुलिस की मेहनत पर भी खुशी होगी और जो इत्तेफाक जिनकी वजह से मुलजिम पकड़े गए उन पर भी आपको हैरानी होगी। एक कहानी मुंबई की है और दूसरी है दिल्ली की। तो इस वक्त तो मैं दिल्ली में बैठा हूँ, बल्कि दिल्ली के करीब हूँ, नोएडा में। लेकिन शुरुआत मैं मुंबई से करना चाहूँगा। पहली कहानी आपने सुना होगा और अनगिनत मामलों में आपने देखा भी हो शायद कि जो स्निफर डॉग्स होते हैं यानी खोजी कुत्ते, वो मुश्किल से मुश्किल मामलों को सॉल्व कर देते हैं क्योंकि उनमें कुछ सूंघने की ऐसी क्षमता होती है और उनको इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि जो भी सस्पेक्ट होता है उसका स्मेल जब उस खोजी कुत्ते को प्रॉपर तरीके से इनहेल करा दिया जाता है, फिर वो खोजी कुत्ता, वो स्निफर डॉग उस स्मेल को चेज़ करते हुए उस जगह तक जाकर पहुंचता है जहां पर वो सस्पेक्ट छुपा हुआ है या जहां पर वो सस्पेक्ट रहता है। और अक्सर पुलिस बड़े आराम से सिर्फ खोजी कुत्ते के निशानदेही पर बताने पर गुनहगारों को गिरफ्तार कर लेती है, पकड़ लेती है। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको बताऊंगा उस कहानी में किसी स्निफर डॉग का रोल नहीं है, बल्कि एक ऐसे डॉग का रोल है जो आमतौर पर हमारे इर्द गिर्द सड़कों में घूमते भटकते हुए आपको नज़र आ जाते हैं और लोगों के भरोसे रहते हैं कि कहीं कोई खाना खिला दे कुछ। तो ऑब्वियसली जो पशु प्रेमी हैं, डॉग लवर्स हैं, वो उनका ख्याल भी रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इन कुत्तों को आमतौर पर लोग लावारिस नाम देते हैं, लावारिस कुत्तों का नाम देते हैं। तो ऐसे ही एक लावारिस कुत्ते की वजह से ये जो केस है जिसके बारे में मैं आपको जिक्र करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, वो केस सॉल्व हुआ। ये अपने आप में बहुत शॉकिंग सी बात है कि स्निफर डॉग नहीं, लावारिस कुत्ते ने केस कैसे सुलझाया। तो आइए आपको बताता हूँ। घटना 13 अप्रैल 2024 की है, यानी पिछले साल की। पुलिस को एक कॉल मिली नवी मुंबई के नेरुल इलाके से और ये बताया गया कि जो नेरुल फ्लाईओवर है उसके पास में एक फुटपाथ पर एक शख्स की लाश पड़ी हुई है और लाश के आसपास काफ़ी सारा खून भी बिखरा हुआ है। जाहिर है ये अननेचुरल डेथ का मामला था, क्योंकि अगर नॉर्मल डेथ होती तो कम से कम इतना ब्लड जो है वो बाहर नहीं आता। किसी ने उसकी हत्या की थी। पुलिस की टीम फ़ौरन मौके पर पहुंची। तकरीबन 40-45 साल का एक आदमी था जो मौके पर मरा हुआ पाया गया। आसपास कोई हथियार, कोई वेपन जैसी कोई चीज़ पुलिस को नहीं मिली। लेकिन जब पुलिस ने लाश का बड़े गौर से मुआयना किया तो देखा कि उसके सिर पर किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से, किसी भारी चीज़ से वार किया गया है। मरने वाले आदमी की पहचान जो है पुलिस पता करना चाहती थी, लेकिन आसपास के लोग उस आदमी को पहचानने से भी इनकार कर रहे थे और कह रहे थे कि नहीं, वो नहीं जानते हैं इसे। खैर, मुंबई जैसा महानगर या नवी मुंबई जैसी जगह जहाँ इतनी घनी आबादी है, इतनी बसावट है, वहाँ कौन किसको पहचानेगा। गांव का, कस्बे का या छोटे शहर की बात हो तो इंसान एक दूसरे को जानता भी है। महानगरों में ये दिक्कत है कि आप सड़क पर निकल जाए तो आपको जानने और मिलने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। छोटे शहरों में जाए तो लोग वेव करते रहते हैं। तो ये तो खैर तासीर होती है महानगरों की। तो वहाँ इस मरने वाले आदमी की पहचान करने वाला कोई नहीं था। तो पुलिस ने फिर उस जगह जो भी CCTV कैमरे लगे हैं, उन कैमरों की CCTV फुटेज पुलिस ने निकलवाई और उनको एग्जामिन करना शुरू किया। ये बड़ा ही नॉर्मल सा इन्वेस्टिगेशन है, आमतौर पर पुलिस ऐसे ही तफ्तीश करती है। तो जब पुलिस CCTV फुटेज में उस सीन ऑफ मर्डर को चेक कर रही थी, देख रही थी, तो पुलिस को वाकई एक कैमरे का एंगल ऐसा फोकस्ड मिला जिसमें ये मर्डर होता हुआ दिख रहा था। एक आदमी जिसने सिर पर, इस आदमी के जिसकी लाश पड़ी हुई थी उसके सिर पर हमला किया और एक हमले के बाद ही वो छटपटा कर ज़मीन पर गिर गया। उसके बाद एक आध और हमले उसने किए। उसके पास एक डंडे जैसी चीज़ थी या रॉड जैसी चीज़ रही होगी। CCTV कैमरे में तो डंडा या रॉड डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रहा था। और फिर उस आदमी को मारकर ये जो अटैकर है, जो किलर है, वो वहाँ से पैदल ही बड़े आराम से निकल गया। ये तस्वीर CCTV कैमरे में कैद हुई थी। लेकिन ये तस्वीर इतनी क्लियर नहीं थी कि पुलिस इस तस्वीर के सहारे मारने वाले शख्स की पहचान कर पाती। उसका चेहरा जो है बहुत क्लियरली विजिबल नहीं था, क्योंकि फुटेज जो है थोड़ी दूर से कैमरे में कैद हुआ था और थोड़ा ब्लर्ड था। लेकिन पुलिस ने नोटिस किया कि इसी फ्रेम में, जिस फ्रेम में वो मर्डर की घटना दिख रही थी, उसी फ्रेम में पुलिस को वहाँ पर एक रोड साइड डॉग
जिसे मैंने कहा पहले भी कि लावारिस कुत्ता जिसे हम कहते हैं आमतौर पर, वो खड़ा हुआ पुलिस को वहाँ दिखा। अब ये जो कुत्ता है, इस कुत्ते ने मर्डर होता हुआ अपनी आंखों से देखा। वो वहीं पास में खड़ा था, वो दुम हिलाता रहा, लेकिन न तो उसने एक बार भी शोर मचाया, न भौंका वो, न मर्डर करने वाले की तरफ लपका, बल्कि वो चुपचाप खड़ा होकर ये सब कुछ देखता रहा। आम तौर पर ऐसा नहीं होता। अगर सड़क पर कोई एक्टिविटी हो रही हो, कोई किसी पर हमला कर रहा हो, कोई पर्स छीन कर भाग रहा हो, तो जो वहाँ कुत्ते मौजूद होते हैं वो ज़रूर भौंकते हैं, इस तरह की घटनाओं को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। बेशक वो कुत्ते कोई ट्रेंड कुत्ते नहीं होते हों, हमारे आसपास गलियों में रहने वाले होते हों, लेकिन वो रिएक्ट ज़रूर करते हैं। मैंने तो कई बार इस चीज़ को नोटिस किया है, गौर किया है। अभी जब आप मेरी ये पेशकश सुन रहे होंगे, इसके बाद शमसर की कहानी आएगी किडनैपिंग के ऊपर, उसमें भी मैंने देखा कि जब किडनैपर्स बच्चे को लेकर भाग रहे थे, ग्वालियर की घटना शमसर बताएंगे, उसमें कुत्ते जो है वो किडनैपर्स के पीछे भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। उसमें भी वो फुटेज थी, तस्वीर ऐसी थी। लेकिन जिस घटना की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कुत्ता खड़ा था लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर रहा था। पुलिस ने ये देखा तो पुलिस को थोड़ी हैरानी हुई, और फिर पुलिस ने कुत्ते के इस एक्टिविटी को एक क्लू के तौर पर लेना शुरू किया। पुलिस को लगने लगा कि हो सकता है कि ये जो कुत्ता है ये इसीलिए रिएक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि ये कुत्ता अटैकर को, हमलावर को जानता है। क्योंकि अगर वो विक्टिम को जान रहा होता और विक्टिम पर हमला हो रहा होता तो जाहिर है फिर तो कुत्ता उसे बचाने की कोशिश करता। लेकिन अगर कुत्ता खामोश खड़ा था और अटैकर ने हत्या की और फिर हत्या करके वो चला गया, कुत्ता उसे देखता रहा, कुछ भी नहीं बोला मतलब शोर नहीं मचाया, भौंका नहीं, तो फिर ये ज़रूर ये जो डॉग है वो अटैकर को जानता होगा, ऐसा पुलिस को लगा। अगले दिन पुलिस ने इस मामले में जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनसे पूछताछ की और इस कुत्ते की तस्वीर जो है वो लोगों को दिखाई, लेकिन लोग इस कुत्ते को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। ऐसे भी रोड साइड रहने वाले कुत्तों पर कौन ध्यान देता है। तो लेकिन इस तस्वीर में उस कुत्ते की एक पहचान भी बड़ी डिस्टिंग्विश सी थी। वो कुत्ता ऐसे तो ब्लैक कलर का था, लेकिन उसके पेट के हिस्से में कुछ वाइट पैचेस थे जो उसको दूसरे कुत्तों से थोड़ा डिफरेंट कर रहे थे, अलग बनाते थे। और उसकी इसी पहचान के सहारे उसकी तस्वीर निकालकर, अब देखिए तफ्तीश कैसे होती है, न तो मरने वाले के बारे में पता है, न मारने वाले के बारे में पता है। पुलिस ने कुत्ते की तस्वीर निकाली है और पुलिस जो है आसपास के इलाके में ढूंढ रही है कि इस कुत्ते को अगर आप कहीं जानते हैं, देखा हो आपने, बताइए। तो पुलिस की ये कोशिश जो है वो रंग लाती है। थोड़ी दूर पर नेरुल फ्लाईओवर के नीचे पुलिस को वो कुत्ता एक जगह बैठा हुआ दिख जाता है और देखते ही पुलिस की आंखें चमक उठती है। पुलिस को लगता है कि अरे हम तो इसे ही ढूंढ रहे हैं। वो कुत्ता जहाँ बैठा हुआ था वहीं फुटपाथ पे कुछ और लोग भी बैठे हुए थे, कोई लेटा हुआ था। आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो बेघर होते हैं वो फुटपाथों पर ही ज़िंदगी गुजारते हैं महानगरों में। तो वहाँ कुछ लोगों के पास ये कुत्ता भी बैठा हुआ था। पुलिस ने इस कुत्ते की तस्वीर उन लोगों को दिखाई और पूछा कि भाई ये डॉग किसका है और किसके साथ रहता है। तो उन लोगों ने छूटते ही एक नाम लिया, कहा कि ये तो भूरिया के साथ रहता है। पुलिस ने पूछा भूरिया कौन है, तो बताया कि भूरिया मनोज प्रजापति एक लड़का है, वो यहीं हम लोगों के साथ ही रहता है और वो इस कुत्ते को जो है वो खाना वाना खिलाता रहता है। तो ये कुत्ता हमेशा भूरिया के साथ ही रहता है, उसी के साथ हम देखते हैं। ये बात पुलिस को पता चली तो पुलिस को ये कन्फर्म हो गया कि इस हीनियस क्राइम के पीछे मनोज का ही हाथ है। पुलिस ने इंतज़ार किया और जब मनोज वहाँ पहुँचा तो पुलिस ने उसे धर दबोचा गिरफ्तार कर लिया। उससे जब पूछताछ हुई तो वो ज़्यादा देर तक झूठ नहीं बोल पाया। सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने दिखाया, कुत्ते की एक्टिविटी दिखाई और वो मनोज जो है उसने अपना जुर्म कबूल लिया। उसी ने उस विक्टिम की, उस आदमी की हत्या की थी जिसकी लाश पुलिस को नेरुल फ्लाईओवर के पास फुटपाथ से बरामद हुई थी। मनोज से पुलिस ने पूछा कि भाई वो आदमी कौन था, तुमने उसकी हत्या क्यों की। तो मनोज ने बताया कि वो आदमी एक रैग पिकर है, यानी कूड़ा बीनने वाला आदमी है, लेकिन वो थोड़ा दबंग और बदतमीज़ किस्म का आदमी था जो लगातार वहाँ रहने वाले दूसरे लोगों के साथ भी बदतमीज़ी करता था और ये जो मनोज है इसके साथ भी वो बदतमीज़ी मारपीट किया करता था। कई बार उसने पैसे भी छीन लिए थे। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और इसी गुस्से में उसने उस रोज़ रात को उस कूड़ा बीनने वाले शख्स की हत्या कर दी, उसके सिर पर डंडे मारकर उसकी जान ले ली। रही बात कुत्ते की, तो उसने कबूल किया कि हाँ ये कुत्ता उसी का पेट है और चूंकि उसका अपना ही घर नहीं है, यहाँ वो फुटपाथ पे रहता है, तो कुत्ते का भी घर होने का सवाल नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि वो कुत्ते का ख्याल रखता है और रोज़ कुत्ते को खाना भी खिलाता है। तो
एक कुत्ता जो वाकई बहुत वफ़ादार होता है और जिस कुत्ते के वफ़ादारी की मिसालें दी जाती हैं, उस कुत्ते की वफ़ादारी एक गुनहगार के लिए कैसे उसके पकड़े जाने की वजह बन गई, ये एक अजीब सा कोइंसिडेंस है जो इस केस में देखने को मिला। मुझे लगा कि इस घटना को, इस वाक़े को आप लोगों से मुझे ज़रूर साझा करना चाहिए। अब आइए दूसरी कहानी आप लोगों को बताता हूँ। ये कहानी दिल्ली की है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, दिल्ली के केशवपुरम इलाके की। केशवपुरम बाहरी दिल्ली का इलाका है और केशवपुरम के आसपास काफ़ी सारे फैक्ट्रीज़ जो हैं वो मौजूद हैं और इंडस्ट्रियल बेल्ट है ये पूरा। तो यहाँ पर बहुत सारे कमरे भी बने हुए हैं और लोग किराए पर एक दूसरे को कमरा दिया करते हैं, क्योंकि मज़दूर आते हैं अलग अलग जगहों से तो कमरों में रहते भी हैं। ऐसा ही एक कमरा जो किराए पर था किसी एक लोकेलिटी में, उस कमरे से बड़ी तेज़ बदबू लोगों को आ रही थी। और ये बात है इसी साल जनवरी महीने की 9 तारीख के आसपास की। तो 9 जनवरी के आसपास बड़ी तेज़ बदबू एक कमरे से आ रही थी और आसपास जो दूसरे कमरे में रहने वाले लोग हैं वो इससे विचलित हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस मौके पर पहुंची और उस कमरे के बारे में पता किया कि भाई ये कमरा किसका है। तो पता चला कि वो कमरा गोलू नाम के एक लड़के का है जो पास में ही एक फुटवेयर की कंपनी में काम करता है। पुलिस ने कमरे का दरवाज़ा तोड़ा और जैसा कि लोगों को डर लग रहा था, अंदर वैसा ही मंजर था। गोलू की बिल्कुल सड़ी गली लाश उस कमरे में पड़ी हुई थी और उसे देखकर ये क्लियर था कि ये बॉडी जो है वो कई दिनों से पड़ी हुई है, यानी गोलू की मौत काफ़ी पहले हो चुकी है। अब ये भी नॉर्मल डेथ का मामला नहीं था, क्योंकि कमरा बाहर से बंद था, लॉक्ड था और गोलू की लाश अंदर पड़ी हुई थी। अब अगर ये नॉर्मल डेथ होती तो जाहिर है गोलू ने कमरे को अंदर से बंद किया होता, बाहर से ताला लगने का सवाल नहीं था। तो कोई ऐसा ज़रूर था जिसने गोलू की हत्या की थी और ताला लगाकर फरार हो गया। पुलिस अब इस मामले की जांच करने लगी। डेड बॉडी को रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। इसी बीच गोलू की पहचान जब क्लियर हुई तो पुलिस ने उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया। वो रामपुरा का रहने वाला था और रामपुरा से उसके घर वाले आए और उन्होंने गोलू को देखकर आइडेंटिफाई भी किया कि हाँ, ये उन्हीं का फैमिली मेम्बर है, गोलू ही है। लेकिन गोलू की हत्या किसने की, ये बड़ा सवाल था और पुलिस अब इस मामले की छानबीन में जुट गई। पुलिस ने मुंबई वाले मामले की तरह ही यहाँ पर भी सीसीटीवी फुटेज निकाले और उसको एग्जामिन करना शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को कुछ सस्पेक्ट्स नज़र आए। हालांकि पुलिस को मर्डर का एग्जैक्ट टाइम तो पता नहीं था, लेकिन जिस तरह से लाश सड़ गल गई थी, काफ़ी ख़राब हो गई थी, उसे देखकर ये लग रहा था कि कम से कम हफ्ते 10 दिन पुरानी ये बॉडी होगी। तो ऐसे में पुलिस ने हफ्ते 10 दिन पुरानी, यानी समझ लीजिए कि 28 दिसंबर से 1 जनवरी तक उसकी जो सीसीटीवी फुटेज है उसको पुलिस ने स्कैन करना शुरू किया। और इस कोशिश में पुलिस को कुछ संदिग्ध लोगों की तस्वीरें नज़र आई जो गोलू के उस कमरे की तरफ आते और जाते हुए दिखे। लेकिन एग्जैक्टली कमरे के गेट पर सीसीटीवी कैमरा नहीं था, तो इसलिए कमरे में एंटर कर रहे हैं, ताला लगाकर निकल रहे हैं, इस तरह की कोई तस्वीर नहीं थी। लेकिन उस कमरे की तरफ जाते हुए और आते हुए कुछ संदिग्ध लोग पुलिस को ज़रूर नज़र आए। ये संदिग्ध लोग भी क्या, बेसिकली 2 लड़के थे जिनको पुलिस ने उधर जाते और आते हुए देखा। ये गोलू के अलावा 2 लोग और थे। अब पुलिस ने इन दोनों की पहचान पता की, आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि ये भी वहीं फैक्ट्रीज में ही काम करते हैं केशवपुरम में। और इनमें एक तो पास के ही एक फैक्ट्री में है, जिस फैक्ट्री में गोलू काम करता है उसके बगल वाले फैक्ट्री में काम करता है। तो उनकी आइडेंटिटी भी काफ़ी क्लियर हो गई। अब पुलिस ने उनको इंटरसेप्ट कर लिया, पकड़ लिया। इनमें एक लड़के का नाम था रंजीत और दूसरे का नाम था नीरज। इन दोनों से पुलिस ने पूछताछ शुरू की और इन दोनों ने ये कहा कि वो तो गोलू को जानते भी नहीं हैं। पुलिस ने पूछा कि 31 दिसंबर की रात को हमने तुम्हें उस तरफ जाते हुए देखा था। तो उन्होंने कहा कि हाँ साहब, हम तो इधर जा ही रहे थे, पार्टी करने के बाद इधर से होते हुए हम घर गए और फिर घूमकर हम यहाँ से वापस आ गए। तो उन्होंने एक एलिबी, जिसे कहते हैं कि एक स्टोरी पुलिस को सुनाई, जिसमें वो अपनी बेगुनाही की दलील देते रहे और ये बताते रहे कि वो गोलू को पहचानते नहीं हैं और जब पहचानते ही नहीं हैं तो मर्डर करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। पुलिस को भी लगा कि हो सकता है ये सच बोल रहे हो, लेकिन पुलिस किसी की कही सुनी बातों पर आंख मूंद कर यकीन नहीं करती है, क्योंकि जो भी मुलजिम होता है या गुनहगार होता है वो जाहिर है सारी बातें जस का तस सच तो बोलता नहीं है। तो पुलिस उन चीज़ों को वेरीफाई करती है। पुलिस ने वेरीफाई करने का फैसला किया और वेरिफिकेशन के तौर पर पुलिस ने गोलू का जो सोशल मीडिया अकाउंट था उसको खंगालना शुरू किया और ये
रंजीत और नीरज, ये जो दो लोग मिले थे, इनमें पुलिस ने रंजीत और नीरज के भी सोशल मीडिया अकाउंट्स में एंटर करके उनको एक्सप्लोर करना, देखना शुरू किया कि उसमें वो क्या क्या तस्वीरें, क्या क्या वीडियो, क्या क्या फुटेजेस हैं। तो जब रंजीत का सोशल मीडिया अकाउंट पुलिस खंगाल रही थी तो पुलिस को एक शॉकिंग चीज़ नज़र आई। ये शॉकिंग चीज़ क्या है? ये शॉकिंग चीज़ थी रंजीत के साथ गोलू की तस्वीर, और वो भी बहुत ही फ्रेंडली माहौल में एक दूसरे के गले में हाथ डाले हुए और बातचीत करते हुए। तो ये देखकर पुलिस को इस बात का यकीन हो गया कि रंजीत गोलू को जानता तो था, लेकिन अब कत्ल के बाद वो पहचानने से ही इनकार कर रहा है। तो इस झूठ की वजह क्या हो सकती है? ऊपर से उनके गोलू के कमरे की तरफ जाते और आते हुए के कैमरे, मतलब तस्वीरें भी सीसीटीवी फुटेज में दिख रही थी। तो ये रंजीत के झूठ बोलने का पता देती थी ये इंस्टाग्राम वीडियो। इसके बाद पुलिस ने उसी वीडियो को रेफरेंस बनाते हुए रंजीत से सख्ती से पूछताछ की और नीरज से भी सस्टेंड इंटरोगेशन किया। तब दोनों ने गोलू की हत्या करने की बात मान ली। दोनों ने ये बताया कि गोलू उनका दोस्त ज़रूर था, लेकिन वो डोमिनेटिंग नेचर का था, उन्हें काफ़ी परेशान किया करता था और बेइज्जत भी किया करता था कई बार पब्लिकली, और उसकी इन्हीं आदतों से ये काफ़ी परेशान थे। और प्लान करके उन्होंने 31 दिसंबर की रात को, न्यू ईयर ईव के मौके पर, उन्होंने एक पार्टी रखी और उसी पार्टी में पहले उन्होंने गोलू के कमरे में ही ये पार्टी थी, जमकर शराब पिलाई और पिलाने के बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी, उसे मारा भी। और जब उन्हें यकीन हो गया कि गोलू की मौत हो गई है तो वो उसके कमरे से निकल गए और ताला लगाकर फरार हो गए। उन्हें पूरा यकीन था कि जहाँ पर गोलू का कमरा है वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है, तो इसीलिए वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्जैक्टली उसी कमरे के ऊपर फोकस्ड भले कैमरे ना हो, लेकिन उस गली के बाहर किसी दूसरी गली में, दूसरे रास्ते में कहीं तो कोई कैमरा होगा। उन कैमरों में इन दोनों लड़कियों की तस्वीरें कैद हुई थी और पुलिस ने उन कैमरों की फुटेज को क्लू बनाते हुए इस मामले को सॉल्व करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस के लिए सॉल्व करना बड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन इंस्टाग्राम का वो वीडियो कातिलों की चुगली कर गया और आखिरकार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो ये थी क्राइम इन्वेस्टिगेशन की दो कहानियाँ, जो ऐसे तो थी सीधी सपाट, लेकिन दोनों में ये जो इत्तेफाक था वो मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से उसके बारे में जिक्र करना चाहिए, आप लोगों को वो बताना चाहिए। एक तो स्ट्रे डॉग वाली बात, और दूसरा इंस्टाग्राम का वो वीडियो। अगर वो वीडियो ना होता तो शायद ये गुनहगार जो है इतनी आसानी से पकड़े नहीं जाते। तो ये थी पूरी कहानी। मैंने जो पिछली कहानी आप लोगों को सुनाई थी, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मध्य प्रदेश के रीवा में एक लावारिस लाश मिली थी जिसका पुलिस अंतिम संस्कार करने जा रही थी। लेकिन इससे पहले कि पुलिस अंतिम संस्कार करती, उस लाश की पहचान पता करती, उस लाश में पुलिस को कुछ पुराने मार्क्स उस बॉडी में नजर आए और उन मार्क्स के सहारे पुलिस ने उस केस को सॉल्व किया। यानी मरने वाले आदमी की पहचान संभव नहीं हो पा रही थी, चेहरा उसका कुचला हुआ था और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसी बिलोंगिंग वहाँ पर नहीं थी जिससे उसकी पहचान होती। लेकिन बॉडी पार्ट में, एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में कुछ ऐसे मार्क्स थे जिसकी वजह से उस आदमी की पहचान इस्टेब्लिश हुई और फिर कत्ल का केस भी खुला। वो केस मैंने आप लोगों को सुनाया था, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। आइए कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ। सुल्तान अली ने कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि क्राइम कितना है हमारे देश में, अगर कोई नहीं देखता, सच आप दिखाते हो, थैंक यू दिल से, थैंक यू वेरी मच। देखिए, अपराध तो है, अपराध बेसिकली हर जगह है, हमारे देश में भी है। और ऐसे मुल्क, ऐसे देश जो तरक्की शुदा हैं, डेवलप्ड नहीं हैं अभी, उनके अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। उनमें घनघोर पॉपुलेशन और रिसोर्सेज की कमी, एडुकेशन रिलेटेड इशू, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्राइम की वजह बनती है। और हमारा देश अभी उस ट्रांजिशन फेज़ में है। कल को जब हमारा देश एक डेवलप्ड नेशन बन जाएगा तो शायद इस तरह की घटनाएं भी कम हो जाएंगी। देखिए वो दिन कब आता है। सतीश कुमार ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं और चौंकाने वाली घटनाएं होती हैं, लेकिन आपकी स्टोरी को समझकर, बहुत सारी चीज़ों, मतलब सुनकर बहुत सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। और मेरी स्टोरी सुनकर उनका ये कहना है कि उनका पुलिस के प्रति नज़रिया भी बदल गया है। तो ऑब्वियसली मैं सिंस क्राइम इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताता हूँ तो पुलिस के बारे में पॉजिटिव बताता हूँ कि पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि पुलिस वाले जो है सारे दूध के धुले हुए हैं। पुलिस वाले इन जनरल तो अच्छे होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसे ब्लैक शिप्स जिसे हम कहते हैं, ऐसे शरारती या बदमाश पुलिस वाले भी होते हैं जो निहायत ही बदतमीज़ होते हैं और
काम के मामले में भी बिल्कुल नाकारा होते हैं। मुझे अपने जीवन में ऐसे पुलिस वालों से बहुत बार पाला पड़ा है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे कुछ लोगों की वजह से पूरे डिपार्टमेंट के बारे में कोई रॉन्ग इंप्रेशन अपने माइंड में भी नहीं रखता। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि पुलिस को गलत न समझे। वो बहुत मुश्किल हालात में काम करते हैं, लेकिन जब वो शिद्दत से काम करते हैं ना तो उसका नतीजा निकलता है। अदरवाइज़ मैं आप लोगों के सामने इन्वेस्टिगेशन की अच्छी स्टोरीज लेकर आ ही नहीं पाता। राघवेंद्र तिवारी हैं, इन्होंने भी कमेंट किया है। साई रत्ना रेगुलरली कमेंट करते हैं, बहुत स्वागत आपका। शिवम ध्रुव हैं, तुलसी राम मीना साहब हैं, और इसके अलावा रुआब अली हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। दीपक कुमावत हैं और भास्कर गढ़े हैं। खान तारिक साहब हैं, इन्होंने भी अपनी बात रखी है। प्रदीप भाम्बू जी हैं, दिशम अहमद हैं और तेंजिन हैं, इन्होंने लिखा है थैंक यू बैनर्जी सर एंड टीम, रेगुलरली कमेंट करते हैं। मुकेश यादव जी हैं, पीसी सुमन हैं, बहुत सारे और भी दर्शकों ने कमेंट किया है, अपनी राय रखी है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं सारे कमेंट्स पर्सनली पढ़ता हूँ। सारे कमेंट्स का जवाब मैं यहाँ नहीं दे पाता, क्योंकि उसकी एक मजबूरी है, टाइम की भी बात होती है। और जो लोग कमेंट कर रहे हैं ऑब्वियसली उनको तो एक्सपेक्टेशन होता होगा कि मेरा नाम या मेरा कमेंट जो है मैं पढ़ूं और जवाब दूं, कुछ बात करूं। लेकिन बहुत सारे ऐसे दर्शक होते हैं जो कमेंट नहीं करते। ऑब्वियसली अगर मैं सिर्फ कमेंट्स पर ही बात करूंगा तो ऐसे दर्शकों का शायद इससे मोह भंग हो जाए, एक खतरा वो भी होता है। अदरवाइज़ कई बार लगता है कि सारे कमेंट्स पढ़ लूँ और सारे कमेंट्स पर आंसर भी दूँ, लेकिन वो शायद प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।